हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुकूलन क्षमता और वनस्पतियों में पाए जाने वाली अनुकूलता के बारे में बताया था। अनुकूलता क्या है आप लोगों को याद ही होगा। अनुकूलन विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न परिवेश में सजीव अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने शारीरिक अंग में या जीवन शैली में या जीवन पद्धति में जो बदलाव लाते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं, उसी बदलाव या परिवर्तन को अनुकूलन क्षमता कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा। आज हम लोग प्राणियों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणियों में अनुकूलन कैसे होता है। आप लोग ने हवा में उड़ती हुई चिड़िया को देखा होगा। आपके घरों पे की दीवार पर जो छिपकली चढ़ती होगी उसको देखा होगा। मछली में पानी को तैरते हुए देखा होगा। रेगिस्तान की ऊंट को देखा होगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार के प्राणी है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इनके शारीरिक रचना में बहुत अंतर है। चिड़िया का आकार अलग प्रकार का है, छिपकली का आकार अलग है, ऊंट का अलग है, शेर का अलग है, बाघ का अलग है, चीते का अलग है। यानी सभी जो प्राणी है उनकी शारीरिक रचना अलग अलग होती है, क्योंकि उनका जो परिसर है, जो परिवेश है, वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो आप लोग फिश को देखा होगा। मछली कहाँ पाई जाती है, सब जानते हैं, पानी में। तो मछली पानी में क्यों पाई जाती है? मछली को ध्यान से आपने देखा है। मछली का जो शरीर होता है वो आगे की ओर नुकीला होता है और पीछे की ओर नुकीला होता है और बीच में चौड़ा होता है, यानी सुंडाकार। नाव, आपने नाव देखी होगी। नाव को देखो ध्यान से आप लोगों ने। नाव कैसे होती है? आगे नुकीली होती है, बीच में चौड़ी, फिर पीछे की नुकीली होती है। यह सुंडाकार होता है। क्या इसका फायदा, लाभ क्या है, एडवांटेज क्या हो रहा है? जब नाव का अग्रसिरा, जो आगे का जो भाग है, वो नुकीला होगा तो पानी में उसको बढ़ते समय क्या होगी? सुविधा होगी, आसानी होगी। वो आसानी से पानी में चल पाएगी। ठीक उसी प्रकार मछली का जो अग्र सिरा होता है और पीछे का जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, जिसके कारण क्या होता है? मछली पानी में सुविधाजनक आसानी से तैर पाती। अगर मान लो जो नाव है या जो मछली है उसका सिरा चौड़ा हो, नुकीला नहीं हो, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई ऐसी नाव है जिसका अग्रभाग चौड़ा है। अब वो पानी में अगर चलेगी तो पानी उसको रोकेगा। यानी अगर नाव का अग्र सिरा अगर मैंने चौड़ा कर दिया तो उसको पानी में आगे बढ़ने को क्या होगी? असुविधा होगी, परेशानी होगी, वह नहीं चल पाएगी। नुकीले होने से क्या होता है? नुकीला सिरा अगर आगे होगा तो वो पानी को चीरते हुए सुविधाजनक आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार मछली का जो अग्र सिरा होता है और पिछला सिरा होता है वो क्या होता है? नुकीला होगा, बीच में चौड़ा होगा, सुंडाकार होगा। यानी मछली का जो सुंडाकार आकार है वो अनुकूलन है। क्यों अनुकूलन है? कि वो पानी में आसानी से तैर सके, चल सके। यानी वो सुंडाकार आकार के कारण उसको पानी में तैरने में सुविधा होती है, सरलता होती है, आसानी होती है। एक ही हो गया। फिर आपने देखा होगा मछली के पंख या पर होते हैं, फिन। अबे फिन क्या करता है? फिन की सहायता से मछली जो होती है तैरती है, उसको तैरने में आसानी होती है। और उसके पीछे पूंछ होती है जो क्या करती है? मछली को आगे और पीछे में दिशा बदलने में हेल्प करती है। यानी दिशा चेंज करने के लिए पूंछ सहायक होती है। यानी पूंछ का उपयोग दिशा बदलने के लिए हो गया। फिन या फर का उपयोग तैरने में सहायता कर रही है। सुंडाकार जो है वो भी मछली को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। आप सब जानते हैं सब प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी उनको श्वसन क्रिया करनी पड़ती है। तो मछली भी श्वसन क्रिया करती होगी। तो मछली कैसे श्वसन क्रिया करती है? आपने कभी देखा है ध्यान से? मछली के शरीर में फेफड़े नहीं होते बल्कि गिल यानी गलफड़े होते हैं। इन गलफड़ों की सहायता से मछली श्वसन क्रिया करती है। कैसे करती है? मछली पानी का एक घूंट मुख में लेती है और आप सब जानते हैं कि पानी जो है, पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो जैसी पानी का घूंट लेती है तो पानी में स्थित जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन गलफड़ों यानी गिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाद में मछली के मुख के पीछे एक
दरार होती है उससे वो पानी निकल जाता है। यानी जब मछली तैरती होती है तो वो क्या करती है, मुख से पानी को अंदर लेती है और वह पानी में जो स्थित ऑक्सीजन है वह गलफड़ों द्वारा शोषित कर लिया जाता है और शोषित करने के पश्चात वह पानी जो है दरारों से बाहर निकल जाता है। यानी मछली जो श्वसन क्रिया करती है किसकी सहायता से, गलफड़ों की सहायता से। उसमें फेफड़े नहीं होते, फेफड़े का रूपांतरण परिवर्तन गिल में यानी गलफड़ों में हुआ। मनुष्य हम लोग कैसे श्वसन क्रिया करते हैं आपको पता है, हम लोग श्वसन क्रिया फेफड़ों की सहायता से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हवा की ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन नाक से होते हुए श्वसन नलिका से होते हुए फेफड़े में पहुंचती है। बाद में जो रक्त होता है उस ऑक्सीजन को अवशोषित करके शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है। तो हमारे पास कैसी क्षमता है, मनुष्य के पास कैसी क्षमता है कि मनुष्य हवा की ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और मछली के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो पानी की ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती है। अगर मछली को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा जानते हैं आप, मछली मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि मछली के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वह हवा की ऑक्सीजन को अवशोषित कर सके और वह हवा की ऑक्सीजन को ले नहीं पाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, मछली श्वसन क्रिया के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे मनुष्य, अगर हम लोगों को पानी में डुबा दिया जाए तो हम पानी की ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। हमारा गलफड़, जो हमारे पास फेफड़े हैं, गलफड़े नहीं है, तो हम हवा की ऑक्सीजन को तो ले सकते हैं लेकिन पानी की ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारे में नहीं है और हम पानी में डूब करके मर जाएंगे। तो देखिए मनुष्य में क्या हो रहा है, फेफड़ा हो रहा है, वही फेफड़ा मछली में गलफड़ों के अंदर रूपांतरित हो गया। ये अनुकूलन है, मछलियों में गलफड़े पाए जा रहे हैं और मनुष्य में फेफड़े पाए जा रहे हैं। यानी मछली श्वसन क्रिया करने के लिए गलफड़े का प्रयोग करी। तो आपने क्या क्या अंग देखा, मछली का सुंडाकार होना क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। उसमें गलफड़े होना यानी गिल होना वह अनुकूलन हो गया। उसके फिन हो जाना जो तैरने में सहायता करते हैं वह उसका अनुकूलन हो गया। पूंछ जो होती है वह उसको दिशा बदलने में सहायता करती है। लेकिन आपने पानी में कभी डॉल्फिन को देखा होगा और वेल्स को देखा, बड़ी फिश बहुत आकार में विशालकाय होती है, देखा होगा कभी, नहीं तो डिस्कवरी चैनल में जरूर देखा होगा। वो कैसे करती है, वह स्तनधारी प्राणी है। वह जो डॉल्फिन है या जो वेल्स है वे लोग पानी की ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण कर सकते। तो कैसे करते हैं, तो आप देखिए कि कभी कभी डॉल्फिन या जो वेल है वो पानी की ऊपरी सतह पर आती है, हवा की ऑक्सीजन को शोषित करती है और फिर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद पानी की ऊपरी सतह पर आती है और हवा ऑक्सीजन को शोषित कर लेती है। तो डॉल्फिन और वेल्स में ऐसी क्षमता होती है कि वे 90 मिनट तक पानी के अंदर रह करके भी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वे पानी की ऊपरी सतह पर आकर के श्वसन क्रिया करते हैं। क्योंकि स्तनधारी प्राणी है, उनको श्वसन, वह पानी की ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए उनको समुद्र की ऊपरी सतह पर आना पड़ता है और हवा की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बाद में नीचे चले जाते हैं। लेकिन उनमें ऐसी क्षमता है डॉल्फिन और वेल्स में कि वो 90 मिनट तक बिना श्वसन किए पानी में रह सकते हैं। तो आप समझ गए फिश में क्या क्या रूपांतरण हो गया। पानी में आपने और क्या देखा होगा, बत्तख को देखा होगा, डक, वो भी पानी में तैरता है। तो कभी ध्यान से देखिए, बत्तख के शरीर पे कभी गीला दिखाई नहीं देगा, सूखा ही होता है। पानी में रहने के बाद भी उसके शरीर पर पानी जमा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, कि उसका जो त्वचा है, जो उसकी शरीर का जो आवरण है वो तेली होता है, उस पर ऑयली सरफेस लगा होता है, जिससे वह पानी जो होता है उसके शरीर पर जमा नहीं हो पाता, फिसल करके गिर जाता है। इसलिए जो बत्तख है, डक है, वो पानी, उसके शरीर में पानी नहीं आ पाता। यहाँ पे क्या अनुकूलन हुआ, उसके का जो शरीर है वो तेली है, उसमें तेल का एक आवरण समान होता है जो कि पानी को ठहरने नहीं देता। उसके पैरों को जरा ध्यान से देखिए, बत्तख के, उसके पैरों की जो उंगलियां होती है वह झिल्ली द्वारा या पर्दे के द्वारा जुड़ी होती है आपस में। जैसे हमारी उंगलियां देख रहे हो वो जुड़ी नहीं है, बट उनकी जो उंगलियां होती है वह झिल्ली या पर्दे के समान क्या होती है, जुड़ी होती है, जो क्या करती है, पानी में पतवार के समान कार्य करती है। और उसको बढ़ने, जैसे आपने देखा नाव में जो नाविक होता है वो पतवार लेके पीछे ढकेलता है तो नाव आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पतवार से पानी को ढकेला जाता है, उसी प्रकार जो डक
या आपने डक जो है वो अपने पैरों का उपयोग पतवार के समान करती है, क्योंकि उसकी उंगली जो होती है वह पर्दे से जुड़ी होती है। आपने मेढक को भी देखा होगा, वह पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। तो बच्चों को बता सकते हो कि जो प्राणी पानी में भी है, जमीन पे, उसे क्या कहते हैं? याद आया, छठी में पढ़े थे हमने, उभयचर, यानी वह प्राणी जो जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके। तो मेढक पानी में भी जीवित रह पा सकता है और जमीन पे भी। ऐसा क्यों? जब मेढक पानी में होता है तो उसको श्वसन करने के लिए वह अपनी त्वचा का उपयोग करता है, यानी त्वचा की सहायता से क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। और जब वह जमीन पर आता है उस समय वह हवा की ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए फेफड़े का उपयोग करता है। यानी परिस्थिति अलग है, जब वह पानी में होगा तो अपनी त्वचा की सहायता से श्वसन करेगा, और जब पृथ्वी पर जमीन पर आएगा तो वह अपने फेफड़ों की सहायता से श्वसन करता है। मेढक के आपने उसकी जीभ को देखो, उसकी जो जीभ होती है वो लंबी होती है। जैसे हमारी जीभ को ध्यान से देखिए, हमारी जो जीभ है अंदर की ओर जुड़ी होती है और आगे से खुली होती है, लेकिन मेढक की जो जीभ होती है वो आगे की ओर जुड़ी होती है और पीछे की ओर खुली होती है और लंबी होती है और चिपचिपी होती है। क्यों होती है? उसकी जीभ लंबी क्यों है, चिपचिपी क्यों है और आगे से जुड़ी क्यों है? क्यों जब भी वो अपने भक्ष को देखता है तो अपनी जीभ को फेंकता है और उसका जीभ चिपचिपा होने के कारण जो भक्ष होता है उसकी जीभ में चिपक जाता है और उसको खींच के अपने मुंह में ले लेता है। क्या परिवर्तन है? जीभ का लंबा होना, जीभ का चिपचिपा होना और आगे की ओर जुड़ा होना। ये किस में मदद करता है? उसको अपने भक्ष को पकड़ने में मदद करता है। ये क्या है? अनुकूलन है। तो आपने देखा फिश में अनुकूलन हुआ, अब आपने देखा डॉल्फिन में अनुकूलन हुआ, अभी आपने मेढक में देखा। कभी आपने ऊंट को देखा होगा? ऊंट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। लेकिन आप लोग, मेरे को लगता है कि आप लोग कभी जब बीच पे जाते हो तो आपने ऊंट की सवारी की होगी। ऊंट को ध्यान से देखा है? कैसा दिखाई देता है ऊंट? विशाल, बड़ा आकार का होता है। उसके पैर देखिए काफी लंबे होते हैं। अब ऊंट का पैर लंबा क्यों होता है? ऊंट का पैर लंबे होने का कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा कि उसका पैर लंबा है। अब आप सब जानते हैं कि ऊंट जो है वह रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में चारों रेत ही रेत होती है, बालू होती है, सैंड होता है। अब दिन के समय वहां पे तापमान बढ़ जाता है तो पूरी रेत गर्म होती है, तो उस रेत से उत्सर्जित होने वाली जो उष्मा होती है उसके शरीर तक न पहुंच पाए, क्योंकि जमीन से, रेत से उसके शरीर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि उसका पैर लंबा है। जब पैर लंबा होने के कारण जो रेत से उत्सर्जित होने वाली जो उष्मा है वह उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाती और उससे गर्मी से उसकी रक्षा होती। यानी क्या अनुकूलन हुआ? लंबे पैर का क्या फायदा हुआ? कि जो रेत से गर्मी उत्सर्जित हो रही है, मुक्त हो रही है, उसके शरीर के भाग तक नहीं पहुंच पा रही है। ये अनुकूलन हुआ। उसके पैर के तलवे देखिए ऊंट के, उसका जो पैर का तलवा होता है वो चौड़ा होता है और गद्दीदार होता है। अब चौड़ा तलवा और गद्दीदार होने से क्या फायदा होगा? तो जब ऊंट सामान्यतः रेगिस्तान में चलेगा, तो जब रेगिस्तान में चलेगा तो चौड़े पैर, तलवे चौड़े होने से, गद्दीदार होने से उसके पैर रेत में नहीं धसेंगे, जिससे वह रेत में आसानी से चल सकता है। अब घोड़ा रेगिस्तान में चल सकता है क्या आसानी से? नहीं चल सकता। क्यों? कि उसकी पैर की रचना अलग होती है। उसके पैर इतने वो कठोर है, सख्त है, गद्दीदार नहीं, इतने चौड़े नहीं। तो जब घोड़ा चलेगा रेगिस्तान में तो उसके पैर फंस जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर ऊंट क्यों चल पा रहा है? क्योंकि उसका पैर का जो तलवा है चौड़ा है और गद्दीदार। ये भी अनुकूलन है, इसी के कारण वहां ऊंट चल पाता है। आप लोग जानते हो कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में पानी का अभाव होता है। दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक जाओगे तो आपको कोई भी पानी का स्रोत दिखाई नहीं देगा। तो अब ऊंट क्या करता है? ऊंट जो होता है अपने कुबड़, उसके ऊंट के शरीर को देखिए, उसके पीठ के ऊपर एक कुबड़ होता है। तो वह क्या करता है? पानी पीते समय बहुत सारा पानी का जो भंडारण है वह उस कुबड़ में संग्रहित करके रख देता है। यानी उसका जो पानी का जो भंडार होता है वह अपने कुबड़ में करके रखता है। और जब रेगिस्तान में चलता है तो 40 दिनों तक, मेरे को ऐसा लगा कि 40 दिन तक वह बिना पानी पे भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसने पानी का जो संचरण है, भंडारण है, अपनी कुबड़ में किया है और जरूरत पड़ने पर उस पानी का उपयोग करता है। और दूसरे प्राणी होंगे तो घोड़ा होगा, शेर होगा, हाथी होगी, तो वो लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे, इसलिए वहां पे पाए नहीं जाते। ये रूपांतरण है। कुबड़ होना
ऊँट का पानी का कुबड़ में संग्रहण करना, जिसके कारण वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अब ऊँट की आंख देखिए, उसकी ऊँट की जो आंख होती है, उसकी जो पलके वो बहुत ही लंबी और घनी होती है। अब इसका क्या फायदा, इसका क्या यूज है कि जो उसकी जो घनी पलके होती है उसका एडवांटेज फायदा क्या है। तो रेगिस्तान में जब हवा बहती है जोर से तो चारों ओर बालू बालू हो जाता है, तो बालू बालू हो जाएगा तो ऊँट को आगे चलने में परेशानी होगी। क्योंकि क्यों परेशानी होगी कि जब हवा चल रही है उसमें रेतीली हवा बहेगी तो वो आंख में जाएगी, तो ऊँट को कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी जाएंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, या अन्य प्राणी। लेकिन ऊँट को क्या फायदा मिल रहा है, उसकी आंखों की जो पलकें हैं लंबी है और घनी है, तो रेत की जो हवा है, हवा भरी युक्त जो हवा, रेत युक्त जो हवा है उसकी आंखों में नहीं प्रवेश कर पाती। यानी ये भी क्या है, अनुकूलन है। इसके कारण वो आसानी से क्या करता है, चल पाता है। कौन, ऊँट, उसका फायदा हुआ। और देखिए ऊँट में और क्या हो सकता है, ऊँट, इसीलिए ऊँट को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल का जहाज, क्योंकि यह है वहां के लिए उपयुक्त है। उसकी पूरी शरीर की जो रचना है वह उस परिवेश के हिसाब से बनी है। उसका ओट देखिए, बहुत ही कठोर, बहुत ही चौड़ा, बहुत ही मजबूत होता है। अब उसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, क्योंकि आप जानते हैं रेगिस्तान में हरी वनस्पतियां नहीं पाई जाती, वहां की वनस्पतियां कटीली होती। तो जब वो वनस्पतियों को खाता है, पत्तियों को, तो कुछ काट, जो उसके अंदर जो कांटे होते हैं उसके ओट को लग सकते हैं, लग जाते हैं, लेकिन उसका ओट जो होता है, लिप जो होता है, वो कठोर और मजबूत होता है, जिसके कारण उसके ओठों को छाती नहीं पहुंची। अपना ओट देख लीजिए, आपको सॉफ्ट है, थोड़ा भी लग सके, दांत लगे तो खून निकलने लगता है, लेकिन वह कांटे लगने के पश्चात भी उसके ओठों से खून नहीं बहता, क्योंकि उसके जो ओट है वह काफी सख्त है, मजबूत है। तो इन सब के कारण ऊँट का पैर लंबा होना, तलवे का चौड़ा और गद्दीदार होना, कुबड़ में पानी को संग्रहित करने की उसकी क्षमता होना, आंखों की घनी पलके होना, इन सब के कारण जो होता है ऊँट रेगिस्तान में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। बच्चों, आपने पक्षियों को, चिड़ियाओं को, कबूतर को आकाश में उड़ते हुए देखा होगा। अब पक्षी जो है आसानी से आकाश में उड़ पाते हैं, और बाकी जो अन्य प्राणी जैसे मनुष्य है, अन्य मछली क्यों नहीं उड़ पाती है, या अन्य प्राणी क्यों नहीं आकाश में उड़ पाते। मछली नहीं उड़ सकती है, क्या मनुष्य उड़ सकते हैं, हम लोग उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। या शेर, चूहा, बकरी उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती। तो पक्षी जो होते हैं वो क्यों उड़ पाते हैं, तो आपने देखा कि पक्षियों का जो आकार जो होता है सामान्यतः छोटा होता है, और उनका आकार भी सुंडाकार बताया। जैसे मैंने मछली का आकार बताया, वैसे पक्षियों का आकार भी सुंडाकार होता है। और पक्षियों के पास आप देखते हो केवल 2 पैर होता है, और बाकी उनके पास 2 पंख होते हैं। वे पंख जो होते हैं वो हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। यानी जो मनुष्य या अन्य प्राणियों में जो 4 पैर होते हैं, तो वहां में 2 पैरों की जगह पे वहां पे उनके पास क्या हुआ, पंख आ गया, विंग्स हो गए। तो उन पंखों की सहायता से वे उड़ने में उनको मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और भी कुछ है, अब उनका आकार छोटा है और उनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है। अब खोखली होंगी तो क्या होगा, खोखली होने के कारण जो पक्षी है उसके शरीर का वजन कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। यानी हड्डियां खोखली है, ठोस नहीं है, तो जो उसके का परिणाम यह होगा कि जो पक्षी है उसका वजन कम हो जाएगा, और उसके शरीर के अंदर वायुकोश, हवा से भरी थैलियां होती है, वायुकोश होता है, जिसके कारण वह आसानी से हवा में उड़ पाता है। तो पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, तो उनके पास एक जोड़ी पंख है, शरीर की हड्डियां खोखली है, शरीर के अंदर वायुकोश से हवा भरी वाली थैलियां हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हम लोग पानी में क्यों, जब हम लोग तैरने जाते हैं तो हमारे चारों क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो हवा से भरा होता है, जिसके कारण हम डूब नहीं पाते। तो ठीक उसी प्रकार पक्षियों के शरीर में भी वायुकोश, हवा से भरी थैलियां होती जो उनको उड़ने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो क्या क्या रूपांतरण हुआ, क्या क्या एडवांटेज है, पंख है तो पंख के कारण उड़ सकती हैं, और फिर बाद में हड्डियों का खोखला होना हो सकता है, शरीर में उनकी वायुकोश होना, हवा से भरी थैलियां होना, इन सब के कारण जो पक्षी है वो आकाश में उड़ सकते हैं। आपने भालू को देखा होगा, और याक का नाम सुना है, जो पर्वतीय प्रदेशों में याक पाए जाते हैं, या ध्रुवीय प्रदेश में पोलर बियर पाया जाता है। तो अब याक को देखिए, आपने देखा हो याक क्या होता है। अब याक के शरीर पे आपने लंबे घने बाल देखे होंगे।
अब वो याक के शरीर पे इतने लंबे घने बाल क्यों होते हैं? तो आप जानते हैं याक कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेशों में, जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है और सर्दियों में तापमान तो कभी कभी शून्य से भी नीचे गिर जाता है, तो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो उस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए क्या हुआ, उनके शरीर पे लंबे घने बाल होते, बहुत लंबे और घने बाल। इन लंबे घने बालों के कारण ही उस याक की ठंडी से क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो उनके शरीर पर लंबे घने बाल का पाया जाना ही ये अनुकूलन है जो उनको उस ठंडे प्रदेश में ठंडी से बचाता है और वो जीवित रह पाते हैं। भालू को भी देखा होगा आपने, उसमें भी लंबे घने बाल होते हैं, भालू रिच जो काले रंग का होता है। और ध्रुवीय प्रदेश में देखो जो बियर भालू पाया जाता है, पोलार बियर, वो एकदम सफेद रंग का होता है। क्यों सफेद रंग का होता है? क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, तो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए उसके शरीर का जो रंग होता है सफेद हो जाता है, उसके सही का रंग, जो उसमें बाल पाए जाते हैं, जो वो सफेद होने के कारण शत्रु से दूर से वो दिखाई नहीं देता। तो जो पोलार बियर है उसके शरीर में भी बहुत लंबे घने बाल होते हैं, बहुत घने घने बाल होते हैं। अब क्यों घने घने लंबे बाल होता है? क्योंकि ठंडी से उसकी रक्षा करने के लिए। सफेद रंग क्यों होता है? क्यों बर्फ में बर्फी सफेद रंग की होती है, उसकी जो स्किन जो उसका बाल होता है वो भी सफेद रंग का होता है, जिससे शत्रु उसको दूर से नहीं देख सकते। अब आपने पोलार बियर को देखा, वो ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। पक्षी को देखा। तो ये जो भी आप प्राणियों को देखते हैं, वो जो होते हैं, उनके जो अंग होते हैं, उनकी जो शरीर की रचना होती है, उस परिस्थिति के हिसाब से उनके शरीर की गतिविधियां होती हैं। इसको ही अनुकूलन कहते हैं। तो आप समझ गए, जितने भी प्राणी होते हैं वे अनुकूलन क्यों करते हैं? अपने को जीवित रखने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, भोजन के लिए। अब मैंने बताया पोलार बियर, उसका सफेद रंग होगा तो क्या होगा, शत्रु दूर से दिखाई नहीं देंगे। हिरन लोग को देखिए, आपने हिरन का भी देखा, हिरन को जानते हैं? अब हिरन की कान को देखो ध्यान से, हिरन की स्किन को देखिए, त्वचा को देखिए, पैर देखिए, बहुत लंबे लंबे होते हैं और तेजी से छलांग लगा के दूर तक भाग सकता है। जब कोई भी प्राणी या शेर या चीता या बाघ जैसे जब प्राणी जब उसके पीछे पड़ते हैं तो बहुत ही तेजी से छलांग लगा के भाग सकता है, इसलिए उसके पैर लंबे लचीले होते हैं और बहुत दूर तक छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वह शत्रु से उसकी रक्षा कर सके। शेर, बाघ, चीता जैसे आपने हिंसक प्राणियों का नाम सुना होगा, शेर, बाघ, और उसके दांत को देखो, उनके दांत काफी नुकीले होते हैं। अब वो क्यों नुकीले होते हैं? क्योंकि उनका भोजन ही क्या है, भक्ष्य पकड़ना, शिकार करके खाना, उनके मांस को फाड़ना। तो उनके जो नाखून होते हैं वो नुकीले होंगे और दांत काफी नुकीले होंगे, तो शिकार करने के लिए उनके नाखून बहुत ही नुकीले होंगे और दांत भी क्या होगा, उनका नुकीला होगा। ये भी अनुकूलन है, क्योंकि मांसाहारी प्राणी है। हिरन का दांत नुकीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिरन जो है, डियर जो है, वह शाकाहारी प्राणी, वो वनस्पतियों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करता है। लेकिन हिंसक प्राणी जैसे बाघ, चीता, तेंदुआ, लेपर्ड, ये जो होते हैं अन्य शाकाहारी प्राणियों को मार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके जो नाखून होते हैं और जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राणियों में जो अनुकूलन क्यों होता है। एक तो अपने परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए, दूसरा भोजन के लिए भी होता है, और तीसरा शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। तो इस 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन प्राणियों में भी पाया जाता है, अनुकूलन वनस्पतियों में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को प्राणियों में होने वाला अनुकूलन और वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।